हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 15 के क्लास 8 में हैं और मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट कॉन्सेप्ट क्लास ऑफ चैप्टर 15, जिसमें हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 15.9। कौन सा सेक्शन कर रहे हैं? जिसमें कर रहे हैं हम लोग सेक्शन 15.9। 15.9 में थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म इन मेनी वेरिएबल्स में क्या क्या होता है। याद दिला दे जरा आपको। फिफ्टीन पॉइंट नाइन में हमने देखा था लेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म इन मोर देन 2 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स का हमने देखा था, जिसमें था a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये सब कोफिशिएंट्स होते थे किसके? तो वेरिएबल के। जैसे a11 वाज कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, a12 इज कोफिशिएंट ऑफ x1 x2। जैसा नेम है, जैसे a12 है तो वो x1 x2 के प्रोडक्ट का कोफिशिएंट होगा, a13 है तो वो x1 x3 के प्रोडक्ट का कोफिशिएंट होगा, लाइक दिस वे। तो Q x1 x2 x3 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, इसका हम लोगों ने a1 a2 a3 निकाल करके और फिर समझा था। अब एक हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो x डैश इंटू ax फॉर्म में। तो x डैश इज जस्ट द वेरिएबल मैट्रिक्स, जस्ट द वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 से लेकर के xn तक। और a मैट्रिक्स कौन सा होता है? तो a जो होता है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है और फिर ये वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। तो लेफ्ट में हम लोग वेरिएबल को रो फॉर्म में डालते हैं, बीच में a डालते हैं और फिर राइट हैंड साइड पे वेरिएबल को डालते हैं कॉलम फॉर्म में। a जो होता है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, उसको हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म में भी बनाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिमेट्रिक फॉर्म में बनाना सीखा था, लेकिन सिमेट्रिक फॉर्म का क्या यूज है वो आज के क्लास में देखेंगे। सिमेट्रिक फॉर्म में बनाने का है कि अगर आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट को तो टच नहीं करना, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उनका जिनका i और j सेम है, जैसे xi xj xj xi, जैसे a12 या a21, इन दोनों का एवरेज वहां पे डाल देना है। a13 होगा a31, इन दोनों का एवरेज दोनों जगह पे डाल देंगे, तो ये अपने आप में सिमेट्रिक हो जाएगा। तो वही मेथड है ये। xi xj जो इसका जो कोफिशिएंट होता है aij प्लस aji, इसको हर जगह पे ai aji की जगह पे उसका एवरेज डाल देंगे, तो a हो जाता है सिमेट्रिक। और इसका हमने एक एग्जांपल भी किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जैसे ये था a, तो इसका सिमेट्रिक बनाया था। देखो ना कैसे इन दोनों प्लेस को ऐड करके एवरेज इस दोनों पे डाल दिया, इन दोनों प्लेस का एवरेज करके इन दोनों पे डाल दिया, इन दोनों का प्लेस का एवरेज करके इन दोनों पे डाल दिया, तो ये बन गया था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आज जो है उसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ कुछ आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स करके, और फिर हम लोग चेक कर सकते हैं कि जब ज़्यादा ऑर्डर का इक्वेशन होगा, जैसे 3 वेरिएबल नहीं होंगे 10-15 वेरिएबल होंगे, तो भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म ये सेमी डेफिनिट है या पॉजिटिव डेफिनिट है या नेगेटिव सेमी डेफिनिट है। ऐसी सारी बातें हम लोग चेक कर सकते हैं। तो साइन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म में 2 मेथड हमें पढ़ने हैं। पहला है आइगन वैल्यू मेथड। बच्चे अगर आप 14 पढ़ करके आए हो, 12, 13, 14, तो आपने आइगन वैल्यूज वहाँ पे निकालना सीखा होगा। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, आज के क्लास में भी सीखेंगे ही। हम लोग 15 में भी आपको ये आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये जरूर हम लोग आपको मतलब बताएंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे 12, 13, 14 नहीं करके आते, डायरेक्ट 15 पढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है लीडिंग प्रिंसिपल माइनर मेथड। तो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि किस मेथड से निकालो, अगर नहीं लिखा हुआ आता है तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। तो 2 मेथड हैं जिसमें साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें चेक करना है। 15.9 में इतना ही पढ़ना है। तो अभी सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं आइगन वैल्यू मेथड। आइगन वैल्यू मेथड। आइगन वैल्यू मेथड के लिए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए होना बहुत जरूरी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए होना बहुत जरूरी है। और इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए है थ्योरम आपका 15.2। किसी भी थ्योरम को प्रूफ नहीं करना, सिर्फ उनके जो स्टेटमेंट है, जो उनके रूल है, उन्हीं को अप्लाई करना है। तो थ्योरम 15.2 में है, सपोज मैंने हमेशा आपको कहा है कि ए को किस फॉर्म में ला करके छोड़ना है। जो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा मेनी वेरिएबल्स में,
उसका ए निकालना है, फिर ए का सिमेट्रिक फॉर्म लाना है। सिमेट्रिक फॉर्म के बाद बात करेंगे हम लोग आइगन वैल्यू की। तो इसलिए यहां पर स्टार्ट ही होगा, सपोज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन अब आपको नोटिस करना है क्या क्या है। पहला रिजल्ट है ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। ए को हम लोग पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे अगर सारे ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। मतलब जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे वो सब निकालेंगे, अगर सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेफिनेट। बी हो जाएगा ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अब सेमी वर्ड का मीनिंग आपको पता है कि सारे आइगन वैल्यूज या तो ग्रेटर देन होंगे या इक्वल होंगे। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सी ए इज नेगेटिव डेफिनेट। ए कब नेगेटिव होगा, अब तो आप समझ गए हो, अगर हमारे सारे आइगन वैल्यूज जो हैं, ऑल आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव ऑफ ए आर नेगेटिव। और सेमी नेगेटिव कब होगा, जब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट if all eigenvalues are less than equal to 0। और ई पार्ट में है ए इज इनडेफिनेट। अब तो आप समझ गए होंगे, इनडेफिनेट अगर आइगन वैल्यूज जो है वो ऑपोजिट साइन के हों, हैज एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यूज विथ ऑपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कुछ इस टाइप से हो। तो एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यूज आर ऑफ ऑपोजिट साइन, आर ऑफ ऑपोजिट साइन। मतलब सारे अगर सेम साइन के हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव डेफिनेट, कोई अगर इज इक्वल टू 0 और कुछ पॉजिटिव आ गए तो फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, अगर सारे नेगेटिव आ गए तो नेगेटिव डेफिनेट, अगर सारे में से कुछ नेगेटिव और कुछ 0 आया है तो नेगेटिव सेमी डेफिनेट, और कुछ अगर ऑपोजिट साइन के आए हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, क्लियर। तो अब बात आ रही है कि मैम ये आइगन वैल्यूज आएगा कहाँ से, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, तो चलो पहले पढ़ लेते हैं आइगन वैल्यूज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बनाने आ गया, लेकिन अब खाली मैट्रिक्स का करेंगे क्या। तो आइगन वैल्यूज के लिए ध्यान से सुनना। मान लो कि ए एक्स इज इक्वल टू, मैंने लैम्डा एक्स डाला। ए क्या है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपको पता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इतनी देर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मेनी वेरिएबल्स का जो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगा ना, उसी ए की बात कर रहे हैं। अगर ए को हमने किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन देख रहे हो, राइट हैंड साइड पे आप लैम्डा इंटू वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन देख रहे हो। लैम्डा इज जस्ट अ नंबर, तो लैम्डा इज जस्ट अ नंबर। तो एक नंबर ने रिप्लेस कर दिया है, नंबर हैज रिप्लेस्ड मैट्रिक्स, नंबर हैज रिप्लेस्ड मैट्रिक्स इन मल्टीप्लीकेशन, एंड दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। मतलब एक ऐसा नंबर जो पूरे मैट्रिक्स के प्लेस पे हम लोग यूज कर सकते हैं किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने में। वेक्टर सेम होगा चाहे आप उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर नंबर के साथ, तो वो नंबर क्या लगेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। समझ में आई बात। यानी कोई मान लो मैट्रिक्स है ax इज इक्वल टू, अगर 3x आ जाता है तो 3 इज आइगन वैल्यू ऑफ a। तो ये होता है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू हमेशा स्केलर होगा, एक नंबर होगा। आइगन वैल्यू हमेशा स्केलर होगा और एक नंबर होगा। अब इट हैज, इसको जब आप ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0 करोगे तो x तो कॉमन है, a माइनस लैम्डा इंटू एक्स करोगे, लेकिन एक मैट्रिक्स में से
कभी आपने नंबर को माइनस किया है? नहीं। वहां पर आपको लाना पड़ेगा, नंबर के साथ क्या लाना पड़ेगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना पड़ता है। तो कभी भी आपने ये नहीं किया होगा, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए 1 2 3 1 में से -3 इंटू आई करते हैं 1001। ये आपने 12th में जब मैट्रिक्स पढ़ा होगा तभी आपको बताया गया होगा। तब जाकर के इसका क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, दोनों सेम स्ट्रक्चर के हो जाते हैं। तो यहाँ a है, यहाँ लैम्डा है, तो होगा नहीं। तो यहाँ पर a माइनस आई इंटू लैम्डा कर देंगे, या फिर लैम्डा इंटू आई, बात बराबर है। अब ये कुछ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बच्चे चैप्टर 13 पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े वो वेट करें, चैप्टर 13 में जब आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा समझ में। इसको हम लोग कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है। और होमोजेनियस इक्वेशन का बस अभी आप रट लो, चैप्टर 13 में तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कब? इसके पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल और एक नॉन ट्रिवियल, लेकिन हमें नॉन ट्रिवियल से मतलब है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये चैप्टर 13 में इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी है या फिर पढ़ेंगे। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है कोफिशिएंट का, तो यहाँ पर करेंगे a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 which gives values of lambda, which gives values of lambda, that is eigen values। eigen values मिल जाएगा हमें, और आइगन वैल्यूज मिलने के बाद उसके साइन से डिटरमाइन कर लेंगे कि वेदर आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, सेमी डेफिनेट, क्या कुछ चल रहा है वो सब कुछ हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 15.31। एग्जांपल 15.31 में है q x1 x2 x3 इज इक्वल टू 5x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस 3x1 x3 प्लस 3x2 x1 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x2 x3 प्लस 5x3 x1 प्लस 2x3 x2 प्लस x3 का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको चेक करना है, इसको चेक करना है कि ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, डेफिनेट सेमी डेफिनेट, वो सब कुछ हमें चेक करना है। तो सबसे पहले काम आएगा बच्चे कि इसका ए बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो ए बनाना पड़ेगा, और ए बनाने हमें आता है। आप सारे कोफिशिएंट को पहचान रहे हो? दिस इज A115। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन आप समझ जाना। इसका जो कोफिशिएंट है 1, दैट इज A12, क्योंकि x1 x2 का मल्टीप्लिकेशन है। जो -3 है दैट इज A13। फिर है 3 -3 1 5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1। ये क्या होगा बताओ? A21 होगा। ये क्या होगा? A22 होगा। दिस इज A23। ये इससे पता लग रहा है कि किन किन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है। दिस इज A31, दिस इज A32, A33। तो अब हम लोग A बनाएंगे। सो इफ वी रिप्रेजेंट, थोड़ा सा तो लिखेंगे ना कि भाई हम लोग A क्या माने हैं, क्या निकाल रहे हैं। इफ वी रिप्रेजेंट, ये जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 3 वेरिएबल्स को, इसको अगर हम लोग x डैश a x में रिप्रेजेंट करें, देन a इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। A11 में आएगा 5, A12 में आएगा 1, A13 में आएगा -3, A21 में आएगा 3, A22 में आएगा 1, A23 में आएगा -2, A31 में आएगा 5, A32 में आएगा 2 और A33 में आएगा 1। अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए
सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए के लिए आपको पता ही है कि क्या करना है, हमें डायगोनल एलिमेंट को नहीं टच करना, इनको कॉपी कर दो 5 1 1। अब ये जो दोनों हैं ये a21 और a21 है, तो 1 + 3/2, तो यहाँ भी कर देंगे 3 + 1/2। फिर ये 5 और -3, a31 और a13 का पेयर बन रहा है, तो 5 - 3/2, यहाँ भी आ जाएगा 5 - 3/2। कहाँ पर? a31 की जगह पे वहाँ भी आ जाएगा 5 - 3/2, तो यहाँ भी आ जाएगा 5 - 3/2। फिर ये है 2 और -2, तो 2 - 2/2, यहाँ भी आ जाएगा 2 - 2/2। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक फॉर्म ए। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिख दो ना, 5 3 + 1 4/2, 2 4/2 is 2, 5 - 3 is 2/2 is 1, 3 + 1 4/2 is 2 1, 2 - 2 is 0 0, 5 - 3 2, 2/2 is 1, 2 - 2 is 0 1। ये आ गया हमारा सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे आज के फर्स्ट क्लास में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही फिर हम लोग आइगन वैल्यू निकालेंगे। अब लेट लैम्डा बी आइगन values for this a, then a minus lambda I का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो a minus lambda I की बात करें तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट में? a is 5 to 1 2 1 0 1 0 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा लैम्डा 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 0 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो ना जरा, इसको करोगे तो डिटर्मिनेंट के अंदर में क्या आएगा? 5 - लैम्डा 2 1 2 1 - लैम्डा 0 1 0 1 - लैम्डा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, अब जब करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू के लिए 5 - लैम्डा इंटू इसका माइनर आ जाएगा 1 - लैम्डा 0 0 1 - लैम्डा, फिर -2 इंटू 2 1 0 1 - लैम्डा, फिर +1 इंटू 2 1 1 - लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 5 - लैम्डा इंटू 1 - लैम्डा का स्क्वायर -0 -2 2 इंटू 1 - लैम्डा 0 तो चला गया, प्लस 0 और -1 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो एक चीज तो मुझे कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन बच्चे? देखना 1 - लैम्डा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्यों ना कॉमन ले लिया जाए? 1 - लैम्डा को जैसे ही कॉमन लेते हैं आ जाएगा 5 - लैम्डा 1 - लैम्डा 5 - लैम्डा इंटू 1 - लैम्डा -4 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1 - लैम्डा और इधर क्या आ जाएगा? 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस लैम्डा -5 लैम्डा -6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। -5 -5 कैंसिल, तो ये आ गया 1 - लैम्डा, इधर से लैम्डा निकल गया तो लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमें लैम्डा की 3 वैल्यू मिली है, लैम्डा की 3 वैल्यू मिल रही है, 3 फैक्टर मिले हैं। तो एक तो मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 1, एक मिलेगा इससे लैम्डा इज इक्वल टू 0, एक मिलेगा इससे 6। अब आप बहुत स्मार्ट हो, आप बता सकते हो, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आ गए तब तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेफिनेट, लेकिन अगर उसमें से कुछ वैल्यूज 0 आ गई, नेगेटिव तो खैर कोई है ही नहीं, 0 या फिर पॉजिटिव है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है Q इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, सेमी डेफिनेट। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्ट पे पहुंचते हैं। समझ में आ गया? पहला स्टेप है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए निकालो। पहले तो आप ए निकालोगे, ए को सिमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, अब उसको आप ए लेकर के आगे बढ़ोगे, फिर उसका a - लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0 करोगे, लैम्डा लास्ट में क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये था हमारा पहला मेथड। आ गया समझ में? कोई बड़ी बात नहीं है, 4 होगा तो 4 लैम्डा आएंगे,
तो जैसा आएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन ले लो जिसमें नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा। जीरो और नेगेटिव आ रहा है, तो अगर सारे नेगेटिव आते मान लो तीनों, तो हम लिखते हैं नेगेटिव डेफिनेट। मान लो एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता, तो फिर इनडेफिनेट लिखते। तो अब हम लोग मेथड 2 पे आ रहे हैं। मेथड तो समझ में आ गया। मेथड 1 था कौन सा, आइगन वैल्यू मेथड। मेथड 2 इज लीडिंग प्रिंसिपल, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर मेथड। देखो माइनर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन लीडिंग की बात आ गई। लीडिंग है तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का ही माइनर लेंगे, बस जो आ रहा है। अभी समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल करेंगे तब। थ्योरम का तो स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। थ्योरम 15.3 को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। इस थ्योरम में है, क्या है इस थ्योरम में, तो इस थ्योरम में ये बताया हुआ है कि लेट ए तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सब में निकालना पड़ेगा। लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी अ, एक मिनट रुक जाओ, इरेजर काम ही नहीं कर रहा है। लेट ए बी अ symmetric matrix with leading principal, with leading principal minus dk। dk नाम आ गया। अब dk से आप परेशान हो रहे होंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जब एग्जाम्पल करेंगे तो कितना इजी चीज है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब dk का मतलब है फर्स्ट, d1 का मतलब होगा फर्स्ट माइनर, d2 का मतलब होगा सेकेंड माइनर, d3 का मतलब होगा थर्ड माइनर, लीडिंग वाला। अब n हो सकता है तो n माइनर्स निकालने पड़ सकते हैं। डिफाइंड, देन पहला रिजल्ट a इज पॉजिटिव डेफिनेट। बड़ा गौर से सुनना बच्चे, a इज पॉजिटिव डेफिनेट अगर हमारा d के सारा का सारा पॉजिटिव आ गया, सारा का सारा लीडिंग प्रिंसिपल माइनर जितना भी निकालेंगे ना, सबका सब पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव डेफिनेट। n तक ले लो। b में है a इज नेगेटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट इफ -1 to the power k into dk is greater than 0। इसका क्या मतलब है, -1 to the power k, एक बार k की वैल्यू 1 डालना, 1 डालोगे तो इसका मतलब है -1 इंटू d1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी सारे ऑड वाले नेगेटिव आ रहे होंगे और सारे इवन वाले पॉजिटिव आ रहे होंगे, तभी तो ये लगा करके लिखा है ना। ऑड वाले नेगेटिव आ रहे होंगे तो ऑड वाले पे एक माइनस लगा दिया ताकि अब सब पॉजिटिव आ जाए। फॉर k इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 n, मतलब d1 अगर नेगेटिव, d3 नेगेटिव, d5 नेगेटिव और d2 पॉजिटिव, d4 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डेफिनेट। सेमी डेफिनेट का थोड़ा लंबा चक्कर है, इसलिए सेमी डेफिनेट का अभी नहीं, पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद से सेमी डेफिनेट अलग से कराएंगे। इसमें लीडिंग प्रिंसिपल माइनर मेथड में सेमी डेफिनेट का थोड़ा अलग चक्कर है। अभी अगर करा देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सब कुछ दिमाग के ऊपर से निकल रहे। पहले तो डीके ही क्लियर नहीं हो रहा है आप लोगों को कि भाई डीके क्या है, मैम इतनी देर से डिस्कस किए चले जा रही है। तो डीके को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बीच में करते हैं, फिर हम लोग सेमी डेफिनेट पे चलेंगे। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल 15.32, इसमें है प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नेगेटिव डेफिनेट। प्रूव दैट द following matrix, prove that the following matrix is negative definite। ये हमें प्रूव करना है। a दे रखा है -3 2 2 -3 0 0। तो ध्यान से देखें, इसका जो डीके निकलेगा ना, डीके मतलब ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3/3 का है। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3/3 का है। तो ये जो पहला है ये कहलाएगा d1। पहले के साथ अगर 2/2 का माइनर बना रहे हो तो ये कहलाएगा d2। पहले के साथ अगर 3/3 का माइनर बना रहे हो तो ये कहलाएगा d3।
समझ में आई बात? नहीं तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो। D1, जस्ट वेट। देखो जब D1 निकालेंगे तो खाली पहले के साथ माइनर, D2 निकालेंगे तो लीडिंग लीडिंग, माइनर तो बहुत सारे हो सकते हैं। कहने का ये मतलब हो गया कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो माइनर तो 2/2 का ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बहुत सारे होंगे, है ना। फिर A1, A2 और फिर A3, A2, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं चार चार एलिमेंट के। लेकिन हमें सिर्फ लीडिंग प्रिंसिपल माइनर को बोला गया है, इसलिए जो फर्स्ट डायगोनल से स्टार्ट हो रहा है ना, डायगोनल एलिमेंट ही उसका फर्स्ट एंट्री होगा, उसी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो उसी तरीके से D3 क्या हो जाएगा बताओ, इसी -3 से स्टार्ट होने वाला जो फर्स्ट A11 है उसी को लेकर के जितने भी माइनर पॉसिबल है सब बनाएंगे। -3 2 0 2 -3 0, और तो कोई माइनर बनेगा नहीं। अब सबका वैल्यू निकालो। तो ये है D1, D1 आ गया -3 जो कि नेगेटिव। D2 कितना आ गया, -3 इंटू -3 इज 9, 9 - 4 इज 5। चलो भाई ये आ गया पॉजिटिव। D3 निकालेंगे, मान लो ये आ गया 25, ये भी आ गया नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया था, ऑड वाले सारे नेगेटिव। तो यहाँ पर -1 डी के जो है वो पॉजिटिव वाला क्राइटेरिया लग रहा है। अगर हम इसमें माइनस लगा देंगे तो ये भी D1 भी पॉजिटिव हो जाएगा, D3 में माइनस लगा देंगे तो D3 भी पॉजिटिव हो जाएगा, D2 में तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ये जो केस है ये A इज नेगेटिव डेफिनेट का केस हो गया। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इजी लगता है बच्चों को। सो बाय लीडिंग प्रिंसिपल माइनर मेथड, so by leading principal minor method, यहाँ पर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस मैट्रिक्स से जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा, Q इज नेगेटिव डेफिनेट। जो मैट्रिक्स का नेचर होगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी होगा। समझ में आ गई बात? अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है सेमी डेफिनेट का। उसके बाद एक्सरसाइज में भी 3-4 क्वेश्चन है, वो भी हम लोग लगे हाथों कर ही लेते हैं। तो लास्ट में लिखना इन ऑर्डर टू चेक सेमी डेफिनेटनेस। तो इसको हम लोग नोट बना करके पढ़ाते हैं। नोट, इन ऑर्डर टू चेक सेमी डेफिनेटनेस। सेमी डेफिनेटनेस के लिए अब हम लोग सारे प्रिंसिपल माइनर्स निकालेंगे जितने भी हैं। लीडिंग वर्ड मैंने नहीं यूज किया, लीडिंग वर्ड हटा दिया। प्रिंसिपल माइनर्स सारे निकालेंगे। अगर सब के सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेटिव। अब क्योंकि जब लीडिंग हटा रहे हैं, प्रिंसिपल माइनर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे होंगे, उसमें से कुछ 0 आएंगे कुछ पॉजिटिव आएंगे, तब तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। कुछ नेगेटिव और कुछ 0 आए हैं तब तो नेगेटिव सेमी डेफिनेट, लेकिन अगर ऑपोजिट साइन का आएगा तो फिर इनडेफिनेट। ठीक है? तो इन ऑर्डर टू चेक सेमी डेफिनेटनेस, सेमी डेफिनेटनेस by calculating minor, by calculating minors, one has to consider the sign of all principal minors, all principal minors of A, not only the leading, सिर्फ leading नहीं सबको देखेंगे, not only the leading principal minor। ठीक है? if all principal, अरे यार प्रिंसिपल में सब जगह ये कर लेना प्रिंसिपल, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल होता है ना, वैसे ही बहुत सारे माइनर है, उसमें से कौन सा प्रिंसिपल है, इस सबको करेक्ट कर लेना प्रिंसिपल। ठीक है? AL हर जगह आप अपना कर लेना। बाकी मुझे लग रहा था कुछ फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ गलत लिख रहे हैं। ठीक है? इफ ऑल प्रिंसिपल माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
देन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, मतलब कुछ पॉजिटिव और कुछ अगर जीरो है तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा। इफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा, नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फिर हम लोग चेक कर सकते हैं। ये कब चेक करना है? जब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत ही नहीं थी सेमी डेफिनेट। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें लीडिंग प्रिंसिपल माइनर मेथड से प्रूव हो गया था। मान लो ये भी नेगेटिव आता, ये तो नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, तो फिर दूसरे माइनर्स निकालते हैं। अगर सारे माइनर्स जीरो या नेगेटिव ही आ रहे हैं तब फिर हम लोग लिखते हैं नेगेटिव सेमी डेफिनेट। समझ में आ रही है बात? और भी माइनर्स निकाल करके चेक करते हैं जितने पॉसिबल थे, सबको देखते हैं, अगर सारे नेगेटिव या जीरो ही हो रहे हैं तो फिर हम लिखते हैं नेगेटिव सेमी डेफिनेट। तो अगर प्रिंसिपल से हो गया तब तो फिर सेमी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। प्रिंसिपल अगर डिस्टर्ब होने लगता है तब हम लोग सेमी पे जाते हैं। अब दूसरा नोट जो है वो है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स का, आइगन वैल्यू का जनरलाइज्ड फॉर्म है। हमने जो एग्जांपल किया था उसमें 3 ही आइगन वैल्यूज आए थे, तो 3 के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अब उसको जनरलाइज करेंगे n के लिए। तो रिजल्ट को एक बार लिख लेते हैं, रिवीजन ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ A इज डायगोनल मैट्रिक्स, अब A जो है वो सिमेट्रिक के साथ साथ डायगोनल भी है। डायगोनल बोले तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब जीरो है। तो डायगोनल एलिमेंट में हमें आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके जो एलिमेंट होते हैं ना डायगोनल, वही क्या होते हैं? आइगन वैल्यूज होते हैं। जैसे लैम्डा 1, लैम्डा 2, डॉट 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 लैम्डा n, बाकी सब 0 0 0 0 0 0 0 0। ये डायगोनलाइजेशन आपको चैप्टर 14 में बताया गया होगा। देन इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में अपने आप देन लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज। इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप निकालोगे तो भी बाद में यही आएगा। ये सब प्रूव किया हुआ, आप कभी करना चाहो ना तो कर सकते हो। एक रफ पेज लेना, डायगोनल एलिमेंट 1 2 कुछ भी -1 डाल देना, उसका फिर निकालना a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, वही तीनों रूट आएंगे आपके। ठीक है, देखना चाहते हो तो एक देख लो, छोटा सा दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो साइड में एक दिखा देते हैं, जैसे 1 2 -1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू करोगे 0, तो a है 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 माइनस लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करेंगे, डिटर्मिनेंट इसका, डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट करोगे तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा, और फिर 0 के साथ 0 0 के साथ 0। तो देखो ना लैम्डा फिर से वही नहीं आ गया, तो यही आना ही है। इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वही खुद क्या होते हैं? आइगन वैल्यूज होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि A इज पॉजिटिव डेफिनेट कब होगा? A इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ सारे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा डॉट 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 लैम्डा n जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव डेफिनेट। नेगेटिव डेफिनेट के लिए क्या है? अगर सारे लैम्डा आई लेस देन 0 हो जाए। नेगेटिव सेमी डेफिनेट, यहाँ पे पॉजिटिव कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आप समझ ही गए हो। सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट के लिए क्या है कि लैम्डा आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इनडेफिनेट के लिए क्या है? ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। इनडेफिनेट के लिए है एटलीस्ट 2 आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइंस।
तो ये एक अच्छी बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स का इन्होंने बता दिया ताकि बच्चे ज़्यादा मेहनत ना करें और टाइम ना बर्बाद हो। आगे चल करके अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है, तो वहाँ पे आपका ये बहुत लॉजिक काम आता है ऑब्जेक्टिव में, कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो सीधा वही हो गया और फटाफट टिक मारो, 2-3 सेकंड में आंसर मिल जाता है। अब एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज भी हम लोग लगे हाथों करा ही देते हैं। तो बैक एक्सरसाइज में आपको इसका नहीं मिलेगा क्योंकि क्लास में ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज ना। तो एक्सरसाइज है आपका लास्ट वाला 15.9। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है देखना, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15.26 इन फुल फॉर्म व्हेन n इज इक्वल टू 3। तो जब n इज इक्वल टू 3 है तो इसको फुल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। मतलब 3 के लिए ये हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार लिखने की बारी आ रही है, वही a11 x1 स्क्वायर उसी तरीके से। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए फुल फॉर्म में लिखना है। तो देखो 3 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 3 के लिए लिखेंगे q x1 x2 x3। ये पूरा आप लिख सकते हो a11 x1 स्क्वायर प्लस a12 x12 स्क्वायर, सॉरी 12 स्क्वायर थोड़ी होगा, इरेजर भी काम ही नहीं करता, जस्ट वेट, चलो इसको हटा दो, x1 इंटू x2 हो जाएगा प्लस a13 इंटू x1 इंटू x3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगा a21 x2 x1 प्लस a22 x2 का स्क्वायर प्लस a23 x2 x3 प्लस a31 x3 x1 प्लस a32 x3 x2 प्लस a33 x3 का स्क्वायर। ये हो गया, वही मैट्रिक्स फॉर्म में पूरा लिख दिया हम लोगों ने। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म विथ ए सिमेट्रिक। मतलब ए देखना जरा, ए में है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर सिमेट्रिक फॉर्म में लिखोगे, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो वेरिएबल तो दो ही हैं, एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि 1। 2xy का मतलब क्या हो गया, 2xy का मतलब हो गया 2, तो वाई एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 0 इंटू वाई एक्स और प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो 0 इंटू वाई एक्स और प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई। अगर आप इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एक्स वाई और इधर आ जाएगा 1 डायगोनल को तो नहीं छेड़ना, और इन दोनों का सम करके बाई 2, यानी इधर भी 1 इधर भी 1 इंटू एक्स वाई। ऐसे ही बी पार्ट में भी करोगे, बी पार्ट में इन्होंने दे रखा है, बी पार्ट में दिया हुआ है 3x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। बी पार्ट में दिया हुआ है 3x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस 3x1 x3 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x2 x3 प्लस 3x3 का स्क्वायर। तो गौर से देखो, इसमें हम लोग लिखेंगे x1 x2 और क्या है x3 है, तीन ही है ना, x1 x2 x3 x1 x2 x3। और जब a बनाओगे तो x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ, x1 x2 का यहाँ, x1 x3 का यहाँ, x2 स्क्वायर का ये होता है, x2 x3 का ये होता है पोजीशन, x3 स्क्वायर का ये होता है। तो बाकी जो नहीं दिया हुआ उन सब जगह पे 0, और यहाँ आ गया x1 x2 x3। अब अगर इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने को कह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट क्या है कि x1 x2 x3, एडजस्टमेंट ये है इन दोनों को प्लस करके बाई 2, तो 3 1 3 -1 3 0 का हाफ कितना आ गया, अब इस 3 और इस 0 का, तो 3/2 ये 0 और -4 का, तो -2 ये हो गया हमारा सिमेट्रिक फॉर्म। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ यूज थ्योरम 15.3, मतलब वही माइनर मेथड से बनाना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन द 3 वेरिएबल्स x1 x2 x3। क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें बताना है। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 में ए में है x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 8x3 स्क्वायर। तो भाई कोई भी मेथड हो, चाहे आइगन वैल्यूज हो या फिर लीडिंग प्रिंसिपल माइनर मेथड, ए तो निकालना पड़ता है। तो ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर 2, 8 आ जाएगा x3 स्क्वायर, बाकी सब 0 0 0 0 0। दिख रहा है? 3 का क्वाड्रेटिक था, 3 वेरिएबल का, बाकी सब 0 थे। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। ये तो जो लास्ट टॉपिक हमने आज के क्लास में पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड है। तो ये सारे लैम्डा 1 क्या आ गया 1, लैम्डा 2 क्या आ गया 2, लैम्डा 3, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो खुद में ही आइगन वैल्यूज होते हैं। ऑल आर ग्रेटर देन 0, सो पॉजिटिव डेफिनेट। कितना इजी है ये, है ना? बी, बी में देखना, बी में क्या है? तो बी में है x2 स्क्वायर प्लस 8x3 स्क्वायर। लो भाई, इसमें भी कुछ करने की बात है। इसमें करेंगे तो 0 x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x3 स्क्वायर का, मतलब ये खुद ही डायगोनल मैट्रिक्स दे रहे हैं, तो अब हमें सिमेट्रिक करने की जरूरत ही नहीं है। डायगोनल इज ऑलवेज सिमेट्रिक। और इसका तो सीधा लैम्डा 1 आ गया 0, लैम्डा 2 डायगोनल एलिमेंट्स देखोगे 1, लैम्डा 3 8 आ गया। अब अगर कुछ 0 आ गया और बाकी सब पॉजिटिव है तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। समझ में आई बात? अब आते हैं सी पार्ट पे। अब आते हैं सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में है, बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन दी हुई है, घबराने वाली बात नहीं है। 2x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर प्लस 4x2 x3 माइनस 8x3 का स्क्वायर। अब देखो जरा यहाँ पर, जब इसका a निकालोगे तो x1 का स्क्वायर माइनस 3, x1 x2 यहाँ, माइनस x2 स्क्वायर यहाँ, x2 x3 का यहाँ पर कोफिशिएंट माइनस 8x3 यहाँ, और जो नहीं दिया हुआ उन सबको 0। तो अब ये बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स तो है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। तो -3, इस दोनों का एवरेज 1 1 यहाँ, ये तो खुद ही 0 0 है, तो 0 0, डायगोनल को तो नहीं टच करना। अब ये दोनों को देखो, 0 4 का हाफ यानी कि 2 2। अब ये आ गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब D1 करेंगे इसका प्रिंसिपल माइनर। तो D1 क्या है? D1 आ जाएगा -3, पहला वाला जो होगा हमारा लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, वो हो जाएगा -3। तो D1 आ जाएगा -3, D2 आ जाएगा -3। D1 आपको पता है ना, D2 आपको पता है ना, और D3 तो पूरा ही हो जाएगा। तो -3 1 1 -1, और D3 तो खैर पूरा ही हो जाएगा, -3 1 0 1 -1 2 0 2 -8। तो D1 नेगेटिव, D2 निकालेंगे तो 3 -1 2 पॉजिटिव, और D3 आ जाएगा, सपोज करो आपका -4 नेगेटिव। तो ऑड वाले सारे नेगेटिव और इवन वाले पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव सेमी नहीं लगेगा, नेगेटिव डेफिनेट ही कहलाएगा ये कहलाएगा नेगेटिव डेफिनेट। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, थोड़ा सा प्रूफ टाइप का है, ये बहुत इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। सपोज A इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट and symmetric. Prove that A is positive definite if determinant A is not equal to 0. तो A is positive semi definite and symmetric, prove that A is positive definite। मतलब अगर सेमी डेफिनेट पहले से दिया हुआ है और उसमें से अगर एक कंडीशन हटा दिया जाए कि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव डेफिनेट। तो लेट lambda 1 lambda 2 dot 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 lambda n be eigenvalues of A. If A is positive, if A is positive semi definite, then
lambda I is greater than equal to 0 given determinant A is not equal to 0. लैम्डा आई सेमी डेफिनेट में या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इज इक्वल टू 0 होगा. अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है सो लैम्डा आई इज ग्रेटर देन 0 एंड लैम्डा आई 0 नहीं हो रहा है. और सारे के सारे लैम्डा आई अगर पॉजिटिव आ गए विच मीन्स पॉजिटिव डेफिनेट. समझ में आई बात? बहुत छोटी सी बात है ये. अब आपके दिमाग में कब क्लिक करता है ये इस पर डिपेंड करता है. इसमें समझाने को ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है. अगर ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो कुछ आप समझ लो कि हमने डायगोनल मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिया. आप चैप्टर 14 में पढ़ोगे एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. तो अगर कोई उसमें 0 है तो ये सेमी डेफिनेट है, और अगर 0 हट गया केस तो फिर वो क्या हो गया? पॉजिटिव डेफिनेट हो गया. जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो. कहाँ गया यार ये वाला? देखो इस यहाँ पर कुछ 0 आया और कुछ पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर सेमी वर्ड लगा हुआ है. लेकिन अगर सारे के सारे ही पॉजिटिव होंगे तब तो सेमी वर्ड हट जाएगा ना, डेफिनेट लग जाएगा. वही वाला केस थ्योरम में थोड़ा लैंग्वेज में बना करके लिखा है. समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 15. चैप्टर 15 में टोटल हमारी 8 क्लासेस लग गई है कॉन्सेप्ट में. अब कुछ कभी कभी 6 क्लासेस में हो जाता है. आप कहोगे वो कैसे? तो वो टाइमिंग का मैटर होता है. इस बार जो भी लाइव क्लासेस लग रही है उन सब में लगभग 1 घंटे का ही वीडियो बन रहा है. पहले जो बनती थी वो 1.5 घंटे की बनती थी. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं परेशान होना. आपको पढ़ाया जाता है पूरा कंटेंट, चाहे क्लास के नंबर अलग अलग हों. कभी आपको 15 में 6 लेक्चर्स मिलेंगे, कभी आपको 15 में 8, कभी आपको 15 में 10. तो वो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होता है. टाइमिंग भी तो देखोगे ना हर वीडियो का. तो अभी हमारी 8 क्लासेस लगी है. चैप्टर 15 का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है. अब 15 का असाइनमेंट आप करो, बैक एक्सरसाइज करो, पीपी करो. और जब सारा चैप्टर हो जाएगा तो एट द जस्ट बिफोर एग्जाम फिर आपको पूरा फुल पेपर का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो वो भी आपको करना होगा. तो अभी तो इतना ही है बच्चे. तो हमारे यहाँ से आपको क्या क्या सपोर्ट में मिलता है? कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती है, फिर ऐसे ही आपको असाइनमेंट मिलेंगी, असाइनमेंट के साथ बैक क्वेश्चंस मिलेंगे. उसके बाद से फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने सेलेक्ट करके अलग अलग करके सॉल्व कराया हुआ है, ताकि आपने चैप्टर 15 कर लिया, सारा कुछ करके इसको पैक कर दिया. भाई मैंने 15 बड़े अच्छे से कर लिया. अब आप 16 पे लगोगे या फिर 12, जो आपकी प्रेफरेंस है आप उस पर लग सकते हो. और फिर जब एग्जाम के पहले आप सारा रिवीजन करके बैठोगे तो फिर आपको फुल पेपर का भी होगा कि भाई मुझे कितना टाइम लगता है. 3 घंटे का पेपर होता है, मेरा कौन कौन सा वीकनेस पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. तो ये सब डिसाइड करने के लिए फुल पेपर बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए कुछ टॉपिक्स के साथ. तब तक के लिए बाय 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 बाय.